जैसा कि आप जानते हैं कि हम फटाफट रिवीजन कर रहे हैं। एक नई सीरीज़ शुरुआत की है हमने, और हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है, जिसमें हम पढ़ चुके थे कि इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र क्या होता है, उसके जनक कौन है, उनकी बुक का नाम क्या है, वो कब पब्लिश हुई थी, कितनी ब्रांचेस में या कितनी शाखाओं में से बांटा गया है, उन शाखाओं का क्या मतलब है, और क्रियाएं क्या होती हैं। 2 प्रकार की क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की, 4 की पढ़ी थी हमने, और आर्थिक एजेंट हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट हमारा जो आज शुरुआत करेंगे हम, वो है अर्थशास्त्र की अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग परिभाषाएं जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने दी हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं, जो इसके जनक हैं, जिनका नाम है एडम स्मिथ। इन्होंने जो परिभाषा दी है वो है धन की परिभाषा। इन्होंने कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है, पैसों का विज्ञान है। हम धन के बारे में पढ़ते हैं, उसमें जो धन है वो लोगों के लिए है और लोग धन के लिए नहीं है। धन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, पैसा ज़रूरी है, कल्याण ज़रूरी नहीं है। दूसरे आते हैं मार्शल, जिन्होंने परिभाषा दी कल्याण की। इन्होंने कहा कल्याण इम्पॉर्टेंट होता है, दोस्ती इम्पॉर्टेंट होती है, रिश्तेदारी इम्पॉर्टेंट होती है, समाज का कल्याण करना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन धन इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तीसरे हैं रॉबिन्स। इन्होंने इन दोनों को कहा कि आप दोनों जो कह रहे हैं वो गलत है, बल्कि अर्थशास्त्र तो इसलिए है कि हमारी आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित है, और असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए संसाधन जो हैं वो सीमित हैं। उनके बीच में सामंजस्य बनाना वो अर्थशास्त्र का अध्ययन कहलाता है, कि उनको कैसे हम अपनी सीमित संसाधनों से हम कैसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें जो कि असीमित हैं। चौथे आए, जिन्हें हम कहते हैं, जिन्होंने एक आधुनिक परिभाषा दी, और वो थे नेक्स्ट हमारे, जिनका नाम था सैमुअल्सन। और उन्होंने ये कहा कि जो अर्थशास्त्र है वो क्या है, वो विकास का विज्ञान है, मतलब विकास के बारे में अध्ययन करता है। उनका ये मानना था कि जो भावी पीढ़ी है, विकास ऐसा करो जो भावी पीढ़ी को लाभान्वित कर सके वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ। तो उन्होंने विकास की परिभाषा दी। तो हमने 4 परिभाषाएं पढ़ी। पहली परिभाषा धन संबंधी परिभाषा, जो मार्शल के द्वारा दी गई, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई। दूसरी हमने पढ़ी थी कल्याण संबंधी परिभाषा, जो मार्शल के द्वारा दी गई। तीसरी हमने पढ़ी दुर्बलता आधारित परिभाषा, जो रॉबिन्स के द्वारा दी गई। चौथा हमने पढ़ा विकास आधारित परिभाषा, जो सैमुअल्सन के द्वारा दी गई। अब दुर्बलता का मतलब क्या होता है, आपके पास कभी कभी क्वेश्चन आया है 1 मार्क में, बोर्ड एग्जाम्स में, दुर्बलता किसे कहते हैं। तो दुर्बलता क्या होता है, जिसमें असीमित आवश्यकताएं होती हैं और जो संसाधन है वो सीमित होते हैं, दोनों के बीच में जब सामंजस्य नहीं बैठ पाता तब उसे दुर्बलता की स्थिति कहा गया है। स्केर्सिटी कहते हैं इसे इंग्लिश में। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उत्पादन के साधन। तो उत्पादन के साधन किसे कहते हैं। उत्पादन के साधन वे होते हैं जो उत्पादन के कार्यों के लिए सहायक होते हैं, उन्हें हम उत्पादन के साधन कहते हैं। उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। उत्पादन के साधन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला साधन कौन सा है हमारा, सबसे पहला साधन है हमारा भूमि। दूसरा होता है श्रमिक। तीसरा होता है पूंजी, और चौथा होता है उद्यमी। भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी, ये हमारे 4 उत्पादन के साधन होते हैं जो उत्पादन करने के लिए सहायक होते हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि आपके उत्पादन के साधनों का परिश्रमिक क्या होता है, मतलब इन्हें क्या प्राप्त होता है। तो भूमि को हमेशा क्या मिलेगा, भूमि को लगान मिलेगा, श्रमिक को मजदूरी मिलेगी, पूंजी पे हमेशा ब्याज मिलता है, और उद्यमी को हमेशा लाभ होता है। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी वाले टॉपिक में। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि अर्थशास्त्र की अलग अलग परिभाषाएं किसने दी। उसके बाद हमने पढ़ा कि उत्पादन के साधन किसे कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि उत्पादन के साधन कितने होते हैं। फिर हमने पढ़ा उत्पादन के साधनों को क्या क्या परिश्रमिक प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे हमने 1-1 मार्क वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए रिवाइज। अब नेक्स्ट आता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था क्या होता है। अर्थव्यवस्था वो होता है जब हम पैसों को किस रूप में, किस संसाधनों को कैसे प्रयोग में लें जिससे हमारी आर्थिक क्रियाएं सुचारू रूप से चल सके और हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो सके।
ठीक है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ अर्थव्यवस्था अलग अलग प्रकार की बताई हुई है। सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था है वो किसके आधार पर है? संसाधन के आधार पर। पहली अर्थव्यवस्था है संसाधन के आधार पर। ये कितनी होती है? ये 3 होती हैं। सबसे पहले होती है अविकसित, विकसित और विकासशील। ठीक है, संसाधन के आधार पर होती है। जिसमें संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया वो अविकसित, जिसमें उपयोग पूर्ण रूप से हो चुका हो वो विकसित, और जिसमें चल रहा हो वो विकासशील। अब इसकी विशेषताएं बताएं तो अविकसित वहाँ होगी जहाँ पे देखेंगे ना तो शिक्षा होगी, शिक्षा निम्न स्तर की होगी, लोगों का रहन सहन निम्न स्तर का होगा, राष्ट्रीय आय निम्न होगी। ठीक है, और जिसमें बेरोजगारी जो है वो अधिक होगी, निर्धनता अधिक होगी, संसाधनों का प्रयोग नहीं हुआ होगा, वो सब अविकसित में। अविकसित का उल्टा याद करेंगे सारा तो वो सब विकसित में आ जाएगा। कैसे? जिसमें संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका हो, शिक्षा, लोग क्या हों? शिक्षित हों, ना के बराबर निर्धनता और बेरोजगारी हो, और राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो उच्च हो, और लोगों का जीवन स्तर भी उच्च हो। ठीक है, उसके बाद आया विकासशील। विकासशील औसत है, मतलब ना तो उसमें ज़्यादा कुछ अच्छा है और ना कुछ ज़्यादा खराब है, औसत है। तो यहाँ पे अभी संसाधनों का जो प्रयोग है वो चल रहा है, तो यहाँ पे जो औसतम शिक्षा का स्तर होगा, औसतम ही निर्धनता होगी, औसतम ही बेरोजगारी होगी, और औसतम ही जीवन का स्तर होगा, और औसत राष्ट्रीय आय होगी। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े? संसाधन के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, 3 तरीके के, अविकसित, विकसित और विकासशील, और तीनों की क्या पढ़ ली? विशेषताएं। अब इनके उदाहरण: अविकसित में अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, विकसित में अमेरिका और यूरोप के देश, ठीक है, और विकासशील में भारत आ जाएगा, इंडिया आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रकार है जो हमारे कोर्स में भी दे रखा है वो है हमारा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर मतलब ओनरशिप के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है वो हमने पढ़ा था, वो संसाधन के आधार पर था, ये स्वामित्व के आधार पर। तो सबसे पहले होती है पूंजीवादी, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ होगा, समाजवादी, और नेक्स्ट होती है मिश्रित। ठीक है, ये स्वामित्व के आधार पर, मतलब इसका नियंत्रण कौन करता है? जहाँ निजी व्यक्तियों का नियंत्रण है वो कहलाएगी पूंजीवादी, जहाँ सरकार का नियंत्रण है, समाज मतलब सरकार का नियंत्रण है वो समाजवादी, और जहाँ दोनों का नियंत्रण है वहाँ मिश्रित। अब पूंजीवादी क्या होता है? अब इनकी विशेषताएं पूछी जाती है 2 नंबर में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जिसमें निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। इसका उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना होगा। ठीक है, यहाँ पर जो केंद्रीय समस्या होती है, आर्थिक समस्या होती है, हम आगे पढ़ेंगे केंद्रीय समस्या क्या होती है, वो किसके द्वारा उपाय की जाती है, उसका सॉल्यूशन कौन करता है? उसका सॉल्यूशन कीमत संयंत्र के द्वारा किया जाता है। और इसके उदाहरण कौन है? अमेरिका और यूरोप के कुछ देश। ठीक है, तो ये पूंजीवादी। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम क्या होता है? बाजार अर्थव्यवस्था होता है। नेक्स्ट क्या आएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जहाँ शब्द समाज आ जाए वहाँ समझ जाओ वहाँ सरकार है। तो यहाँ पर नियंत्रण किसका? सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार का उद्देश्य हमेशा क्या होगा? सामाजिक कल्याण करना होगा। यहाँ पर जो भी आर्थिक समस्या होगी वो आर्थिक नियोजन, प्लानिंग के द्वारा सॉल्व की जाती है। और इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। योजना बनाकर काम करती है केंद्र सरकार, तो उसको कहते हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। अब इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण है रशिया, रूस, और जो अलग और दूसरे देश हैं जैसे चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, वियतनाम, क्यूबा, ये सब इसमें शामिल हैं। और मिश्रित में क्या होगा? मिश्रित में दोनों शामिल हो जाएंगे, निजी व्यक्ति का स्वामित्व भी होगा और सरकार का स्वामित्व भी होगा। उद्देश्य लाभ कमाना भी होगा और उद्देश्य क्या होगा? सामाजिक कल्याण करना भी होगा। फिर इसका में सॉल्यूशन कैसे होगा? कीमत संयंत्र के द्वारा भी होगा और आर्थिक नियोजन के द्वारा भी होगा। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इंडिया। ठीक है, अब फिर हमने एक शब्द पढ़ा, कीमत संयंत्र। क्या होता है कीमत संयंत्र? कीमत संयंत्र का मतलब होता है बाजार की दोनों शक्तियाँ जो कीमत का निर्धारण करती है उसे कीमत संयंत्र कहते हैं। और बाजार की 2 शक्तियाँ कौन सी? मांग और पूर्ति। जैसे पूरी इकोनॉमिक्स बेस्ड है, आप पूरी इकोनॉमिक्स में मांग पढ़ोगे और पूर्ति के बारे में पढ़ोगे, और लास्ट में जाके जो आपका 5th चैप्टर है
बाजार संतुलन, उसमें कीमत का निर्धारण हो रहा है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है कीमत निर्धारण का सिद्धांत। ठीक है, तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, फिर अर्थव्यवस्था किसके आधार पर, संसाधन के आधार पर, 3 पढ़ी, अविकसित, विकसित और विकासशील। फिर हमने पढ़ी स्वामित्व के आधार पर भी 3 पढ़ी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीवादी का दूसरा नाम बाजार अर्थव्यवस्था, जो आपकी बुक में दे रखा है। समाजवादी का दूसरा नाम केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, वो आपकी बुक में दे रखा है। और मिश्रित आपके कोर्स में स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था दे रखी है, बाकी संसाधन के आधार पर आपके कोर्स में नहीं बता रखी, लेकिन हम करेंगे क्योंकि कभी कभी हमसे पूछा जाता है, और अगर नहीं भी दे रखी तो भी आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे अच्छे से कर सकें। फिर अब जो हम नेक्स्ट शुरुआत करेंगे वो है कि आर्थिक समस्या किसे कहते हैं। आर्थिक समस्या आपको पता होगा, आर्थिक नाम आ गया मतलब पैसों से संबंधित ही है। आर्थिक समस्या, इसका दूसरा नाम क्या है, केंद्रीय समस्या। इसी को हम कहते हैं चयन की समस्या। सबसे पहले होती क्या है, जब हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं और हमारे संसाधन सीमित होते हैं, उनसे जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उनका जब सामंजस्य नहीं बैठ पाता, उनसे जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं आर्थिक समस्या। उसी को हम केंद्रीय समस्या कहते हैं क्योंकि वो अर्थशास्त्र का केंद्र का बिंदु है। और उसी को हम चयन समस्या कहते हैं क्योंकि वो क्या है कि हम जो भी वस्तुएं हैं उनमें उत्पादन किसका किया जाए उसके बीच में हम चयन करते हैं, कौन सी तकनीक का किया जाए उसका चयन करते हैं, किसके लिए किया जाए उसका चयन करते हैं, इसलिए इसका तीसरा नाम क्या हुआ, चयन की समस्या। तो आपके बोर्ड में आर्थिक समस्या है, केंद्रीय समस्या है या चयन की समस्या है, आपको आंसर यही लिखना है। अब आर्थिक समस्या किसे कहते हैं, जब हम आवश्यकताएं असीमित होती हैं और संसाधन सीमित होते हैं, उन दोनों के बीच में जब तालमेल नहीं बैठ पाता, जब तालमेल नहीं होता तो उसे से जो समस्या उत्पन्न होती है उसे हम आर्थिक समस्या कहते हैं। ये आपकी डेफिनेशन होगी। अब इसी डेफिनेशन से आपको क्या बनाना है, कारण, कि आर्थिक समस्या के क्या कारण होते हैं। तो आपने डेफिनेशन में क्या लिखा अभी परिभाषा में, आवश्यकताएं कैसी हैं, असीमित है, पहला कारण। आवश्यकताएं असीमित है, उनकी अलग अलग क्या है, प्राथमिकताएं। दूसरा कारण क्या होगा कि हमारी संसाधन कैसे हैं, सीमित हैं और उनके अलग अलग और या वैकल्पिक उपयोग हैं। हो गया, कारण बन गया। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्रीय समस्या कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले केंद्रीय समस्या 3 प्रकार के व्यष्टि के अकॉर्डिंग, वैसे 6 होती हैं लेकिन हमारे जो कोर्स में वो 3 है। सबसे पहले क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो क्या उत्पादन किया जाए में हम पढ़ेंगे कि क्या उत्पादन मतलब कौन सी वस्तु का उत्पादन कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो अलग अलग वस्तुएं, सबसे पहले आती है उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु। उपभोग वस्तुएं जिन्हें हम उपभोग के लिए काम में लेते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, ठीक है। और पूंजीगत वस्तुएं जिन्हें हम उत्पादन के लिए काम में लेते हैं, जैसे मशीनें, ठीक है। उसके बाद दूसरी वस्तु कौन सी, सार्वजनिक वस्तुएं और निजी वस्तुएं। जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है लोगों के कल्याण के लिए, वो सार्वजनिक वस्तुएं, और जो निजी व्यक्तियों के लिए लाभ कमाने के लिए बनाई जाती है वो निजी वस्तुएं। उसके बाद ज़रूरत वाली वस्तुएं, आवश्यकता वाली वस्तुएं या विलासिता वाली वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो हमें आराम दें, जिन्हें अमीर खरीद सकें वो, या फिर जो हमारी आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है, जैसे रोटी, कपड़ा, दवाइयाँ, ये सब। किसका उत्पादन और कौन सी वस्तु का उत्पादन किस मात्रा में किया जाए वो हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो हमारी पहली समस्या क्या है, क्या उत्पादन किया जाए। तो आपको मैंने 6 वस्तुएं बताई। इन 6 वस्तुओं में से जैसे पहली कौन सी थी, उपभोग और पूंजीगत वस्तुओं में से किसका उत्पादन करूं और कितनी मात्रा में करें। दूसरी कौन सी थी, सार्वजनिक और निजी वस्तुओं में से किसका उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। और तीसरी है विलासिता वाली, आवश्यकता वाली वस्तु, कितनी मात्रा में और कितना उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या, जब हमें पता चल गया कि हम भारत में रहते हैं और भारत में उपभोग वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करना है, ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करना है और आवश्यकता वाली वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा करना है, ये हमें पता चल गया। अब उत्पादन कैसे करें, उत्पादन करने के लिए 2 तकनीक है। तो ये दूसरी समस्या आ गई, कैसे उत्पादन किया जाए। तो 2 तकनीक है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक कौन सी होती है, इसमें श्रम अधिक हो पूंजी की तुलना में, और पूंजी प्रधान तकनीक जिसमें पूंजी अधिक हो श्रम की तुलना में। तो इनमें से कौन सी ली जाए। तो अब इंडिया है, इंडिया में श्रमिक ज़्यादा हैं, मतलब लोग, जनसंख्या ज़्यादा है तो पूंजी की कमी है, तो हम श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग करेंगे। अब ये भी पता चल गया, लेकिन अब किसके लिए उत्पादन करें।
तो फिर किसके लिए उत्पादन करें? तो सबसे पहले किसके लिए? अमीर और गरीब के लिए। गरीब ज़्यादा है, अमीर ज़्यादा है, उसके हिसाब से उत्पादन होगा। महिला और पुरुष के हिसाब से उत्पादन होगा। राष्ट्रीय आय का समान वितरण, जो उत्पादन के साधन जो हमने 4 पढ़े थे, उनके बीच में कैसे, उत्पादन के साधनों के बीच में कैसे राष्ट्रीय आय का वितरण किया जाए, उसके अकॉर्डिंग उत्पादन होगा। तो हम ये वो किस में पढ़ेंगे? किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो हमने 3 केंद्रीय समस्याएं पढ़ी, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब इन समस्याओं को हमने पढ़ तो लिया, पर इन समस्या का कोई सॉल्यूशन है क्या? तो अभी हम पढ़कर आए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत संयंत्र के द्वारा सॉल्यूशन होगा। मतलब बाजार की दोनों शक्तियाँ निर्धारित करेंगी कीमतों को, तब जाके सॉल्यूशन होगा। दूसरा हमने पढ़ा कि केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन के द्वारा सॉल्यूशन होगा। आर्थिक नियोजन मतलब पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी, पहले सरकार बनाती थी लोगों के भविष्य के लिए, अभी भी बना रही है, पर अब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनाती, अब नीति आयोग के अंतर्गत बनाती है। ठीक है। और तीसरा क्या है? मिश्रित में दोनों के द्वारा, कीमत संयंत्र और आर्थिक नियोजन के द्वारा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा देखिए, पहले हम वो रिवाइज कर देते हैं। मैंने पहले ही भी कहा था ज़्यादा वीडियो नहीं बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुझे क्वालिटी बनानी है वीडियो की और बच्चों को समझ में आना चाहिए। मैं ज़्यादा एक साथ पढ़ा दूँगी आपको तो आपको समझ नहीं आएगा, और मैं चाहती हूँ कि मेरा हर एक वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल हो और आपको पॉइंट्स पर इकोनॉमिक्स याद हो जाए और आपको ईजिली रटने की मतलब ईजी समझ में आए, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आज हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले शुरुआत की थी कि अर्थशास्त्र की अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। तो हमने पढ़ी थी कि धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ के द्वारा, कल्याण संबंधी मार्शल के द्वारा, दुर्बलता संबंधी रॉबिन्स के द्वारा और विकास संबंधी सैमुअल्सन के द्वारा। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। नहीं, उत्पादन के साधन कितने प्रकार के होते हैं, या उत्पादन के साधन क्या होते हैं। तो उत्पादन के साधन क्या होते हैं? जो उत्पादन के लिए कार्य करें, उत्पादन को सुचारू रूप से करें, वो सारे उत्पादन के साधन होते हैं जो सहायक को उत्पादन करने के। कितने बताए थे? 4 बताए थे, भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। चारों को क्या मिलता है? परिश्रमिक। तो इनका परिश्रमिक हमने याद किया था, भूमि को लगान, श्रमिक को मजदूरी, पूंजी को ब्याज और उद्यमी को लाभ। उसके बाद फिर हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो जो पैसों को सुचारू रूप से एक आर्थिक क्रियाओं करने के लिए जो एक सुचारू प्लेटफॉर्म देता है, उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा अर्थव्यवस्था कितने प्रकार में? 2 प्रकार में, एक तो संसाधन के आधार पर और एक स्वामित्व के आधार पर। संसाधन के आधार पर 3 पढ़ी, अविकसित, विकसित और विकासशील। स्वामित्व के आधार पर भी 3 पढ़ी, बाजार अर्थव्यवस्था जिसका दूसरा नाम पूंजीवादी। उसके बाद हमने पढ़ी केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था जिसका दूसरा नाम समाजवादी, और तीसरी हमने पढ़ी मिश्रित। फिर हमने पढ़ा आर्थिक समस्या जिसका दूसरा नाम केंद्रीय समस्या और चयन की समस्या। सबसे पहले पढ़ी इसकी परिभाषा, फिर पढ़े इसके कारण, और फिर पढ़ी अलग अलग समस्याएं, और फिर पढ़ा इनका निवारण। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। इसमें से जो ऊपर वाले मैंने आपको सारे रिवाइज कराए, वो सब 1-1 मार्क्स में आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और जो केंद्रीय समस्या आर्थिक समस्या वाला क्वेश्चन है, ये आपको 3 नंबर में भी मिलेगा और 4 नंबर में भी मिलेगा, और साथ में साथ 2 नंबर में पूछा जाएगा। जैसे केंद्रीय समस्या कोई 2 केंद्रीय समस्याएं लिखिए, तो आपको नाम उल्लेखित करने, जहाँ वर्ड लिखा है उल्लेखित मतलब सिर्फ लिखना है कि क्या उत्पादन किया जाए या और कैसे उत्पादन किया जाए, ऐसे। तो अब कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ, जिससे सब बच्चे इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।